सो जैसा कि आपको पता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हम लोग ने वहाँ पे व्हाट इज चार्जेस, चार्जेस क्या होते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। ओके, फिर हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर ली थी। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाओ JR कॉलेज पे देखो फटाक से। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ओके, और हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। फिर कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। ओके, so let us start with a Coulomb's law. Okay, so what is Coulomb's law? It's same as a gravitational law, universal law of gravitation तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये सेम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। ओके, मान लो कि वी हैव अ टू चार्ज, लेट्स से टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2। ओके, लेट्स से वी हैव अ टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 और इनके बीच का कोई डिस्टेंस है लेट्स से R। ओके, तो व्हाट कूलम्स लॉ स्टेट दैट, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हाट कूलम्स लॉ स्टेट दैट, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of their charges। याद करो, सेम कहानी है, सेम ग्रेविटेशन की कहानी है। वहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पे सेम कहानी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, नॉट मासेस, मैं भी वही जोन में हूं, नॉट मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। यस और नो? तो हमारे पास कंसिडर कर लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से वो R है। तो जो यहां पे फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ओके, ये सेम कहानी अगर तुम देखने जाओ तो सेम कहानी ग्रेविटेशन की कहानी है। ओके, बस वहां पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, और वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। मतलब कहीं ना कहीं कूलम लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ओके, अब प्रोपोर्शनल डिजाइन हटाना है। प्रोपोर्शनल डिजाइन हटाना है तो यहां पे एक कांस्टेंट लगता है, दैट कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग K भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। मतलब हम जो भी कहानी यहां पे डिस्कस करेंगे वहां पे हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हैं, स्पेस में रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं, मतलब वहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं है। और इसका जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। ये इधर जाएगा डिवाइड में, सॉरी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, that is epsilon naught 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके,
क्लियर बात में आ गया, यस और नो? और अगर हम देखने जाए ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू होता है कंबाइंडली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। ओके, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, मतलब ये पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। ओके, अब लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज परमिटिविटी और व्हाट इज परमिटिविटी। ओके, ये तो क्लियर हो गया, स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया भाई। जो तुम्हारा चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स होगा, दैट फोर्स कैन बी अ रिपल्सिव फोर्स, दैट फोर्स कैन बी अ अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, बट वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किससे? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस और नो? अब यहां पे सबसे मेन कहानी है परमिटिविटी। भाई क्या होता है परमिटिविटी? ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट परमिटिविटी। क्या है परमिटिविटी? चलो, तो परमिटिविटी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। ओके, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। ओके, मतलब बेसिकली वो मीडियम कितना सुटेबल है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और टू अपोज दैट फोर्स। ओके, वो कितना बोलते हैं ना, वो कैसे एक्सप्लेन, हाँ ऐसे कंसिडर कर लो कि मान लो कि दो चार्ज है, अब वो दोनों चार्ज को मैंने स्पेस में रखा है, दोनों चार्ज को मैंने स्पेस में रखा है, Q1 Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस R है, इसको स्पेस में रखा है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। लेट्स से दैट फोर्स इज नथिंग बट F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यस और नो? अब मान लो इसी दोनों सेटअप सेम है, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज चेंज्ड, सब चीज सेम है, सब चीज सेम है। ओके, सब चीज सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस मैंने इसको किसी मीडियम में रख दिया, बस मैंने यहां पे क्या किया, कोई मीडियम रख दिया। ओके, दिस इज एनी मीडियम। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इनके बीच में जो फोर्स है वो अलग होगा कि सेम होगा? द आंसर इज कि भाई अलग होगा। क्यों? बिकॉज मैंने चार्ज अभी भी नहीं बदला, मैंने डिस्टेंस नहीं बदला, मैंने कुछ भी नहीं बदला, बट फिर भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अलग होगा, बिकॉज द मीडियम हैज चेंज्ड। ओके, अब मीडियम चेंज हो गया तो मीडियम की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई जिस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करना चाहिए था उस तरीके से वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये जो मीडियम है उसका परमिटिविटी है, ऑफ मीडियम, ये जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी है। अब अगर इसी चीज को मैं डिवाइड कर दूं, लेट्स से दोनों वैल्यू को डिवाइड करता हूं, ओके, लाइक एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पे मेरे को मिलता है एप्सिलॉन R, और इसको ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? ओके, जिसको एक और चीज बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हम 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वहां पे हमको बहुत काम आएगा। मतलब K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब उसको एप्सिलॉन R बोल लो या फिर उसको K बोल लो, इट्स अ सेम थिंग, इट्स अ सेम थिंग। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर तो नहीं होता, बट इट हैज सम प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास कराता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ओके जैसे अगर हम बात करें एयर, तो फॉर एयर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज 1। ओके द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, मतलब ये एक तरह से इंसुलेटर होता है, ऐसा मान लो, वो कंडक्टर नहीं, एक तरह से इंसुलेटर है। ऐसा इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए अलाउ करता है। ओके दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। उस मीडियम को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उस डाइलेक्ट्रिक को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? समझा? यस और नो? कहानी समझ में आई? व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी? अब रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि इट इज अ रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी, तो ये रेशो है सेम क्वांटिटी के, तो कोई भी यूनिट यहां पे नहीं होने वाला। हाँ या ना? समझ में आया? मतलब यहां पे जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, यहां पे जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, यहां पे हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है। क्यों एप्सिलॉन नॉट लिखा है? क्योंकि हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो फोर्स यहां पे लग रहा होगा वो वैक्यूम में लग रहा होगा, मतलब ये जो रखा है ये इन वैक्यूम रखा है, इन वैक्यूम। क्लियर? अगर वही चीज को मैं वैक्यूम में हटा के कोई मीडियम कर दूंगा, सो दैट एप्सिलॉन नॉट बिकम एप्सिलॉन, एंड दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। मतलब जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम देखने जाओ, उतना फोर्स कम होगा, क्योंकि इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। ओके ये चीज ध्यान देना, जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। तो कोई ऐसा मीडियम होगा जहां पे परमिटिविटी ज्यादा होगा, तो जैसे अगर तुम मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा बढ़ाते जाओगे, उनके बीच में जो फोर्स है वो कम होते जाएगा। ओके उन चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर? यस और नो? समझ में आया कहानी? ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके अब हम उसी चीज को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? चलो देखो, मान लो कि हम इसको वेक्टर में डिफाइन करना है, तो एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में रख देते हैं। ये मान लो तुम्हारा चार्ज Q1 है, यहां पे तुम्हारा चार्ज Q2 है, और लेट्स से ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वेक्टर फॉर्म में रख देते हैं इसको, तो R1 है, और यहां से जो डिस्टेंस है इसका वो R2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R12 है। ओके लेट्स से, तो अब क्या होगा? अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? देखो अब दोनों सेम चार्ज है, ओके सेम चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। ओके लेट अस कंसीडर, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, मान ले रहे हैं हम ये। ओके तो यहां पे क्या होगा? यहां पे Q1 क्या करेगा? Q2 को धक्का देगा, मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं दिस इज ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। सेम Q2 भी क्या करेगा? Q1 को धक्का देगा, मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। यस और नो? मतलब अगर हम देखने जाएं तो ये क्या कहानी है? ये कहानी है दिस इज द फोर्स ओके, दिस इज द फोर्स ऑन 2 चार्ज। ये 2 चार्ज के ऊपर है, किसकी वजह से? किसकी वजह से? पहले चार्ज की वजह से। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ये लगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स 2 लगाएगा किस पे? 1 पे। किसकी वजह से? भाई 2 की वजह से। यस और नो? मतलब यहां पे हम थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो जरा, हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो क्या मिलेगा? दैट इज F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर R12 कैप। ओके मतलब यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो R12 कैप होगा। यस और नो? हाँ या ना? सेम कहानी, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो हम उसको बोल सकते हैं F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21। यस और नो? अब देखोगे तो सब चीज सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन सेम है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर सेम है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर सेम है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज इज नॉट चेंजिंग।
भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बदल नहीं रहा, तो अगर डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो आर तो नहीं बदलेगा, बट दोनों में फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। देखो जरा, मतलब ये जो चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, तो चार्ज 1 चार्ज 2 को कहां पे धक्का दे रहा है, इस तरफ, और चार्ज 2 चार्ज 1 को कहां पे धक्का दे रहा है, इस तरफ। मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पे दोनों का यूनिट वेक्टर अपोजिट है। दिख रहा है, दोनों का यूनिट वेक्टर अपोजिट है। अब हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था जरा याद करो भाई, यूनिट वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होते, मतलब R21 इज नॉट इक्वल्स टू R12, हां या ना। इसको तभी इक्वल कर सकते हैं, इसको तभी इक्वल कर सकते हैं जब किसी एक को माइनस साइन दे दे। इसका मतलब जो F21 है वो भी इक्वल नहीं होगा F12 से, बराबर। इसको तभी इक्वल कर सकते हैं, इसको तभी इक्वल कर सकते हैं जब किसी एक को माइनस दे दें। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ बोथ चार्ज विल बी डिफरेंट। ओके, द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, भाई मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम होगा, बट जो डायरेक्शन होगा वो दोनों चार्ज के लिए अलग अलग होगा। ओके, डायरेक्शन दोनों चार्ज के लिए अलग अलग होगा। क्लियर? सो दिस नेगेटिव साइन indicate that force acting on both charges are opposite in a direction, and ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज होगा। मतलब अगर मान लो अट्रैक्टिव फोर्स है तो भी एक फोर्स ऐसा होगा, एक फोर्स ऐसा होगा। रिपल्सिव फोर्स है तो भी एक फोर्स ऐसा होगा, एक फोर्स ऐसा होगा। मतलब हमेशा दोनों के दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये वेक्टर की कहानी है, ये वेक्टर का एक्सप्लेनेशन है। ओके, कहानी वही है, कूलम्स लॉ नहीं बदलने वाला। कूलम्स लॉ तो वही है, दैट इज 1/4πε0 q1 q2 r², वो नहीं बदलेगा। बस हमको ये समझना है कि भाई वो वेक्टर में कैसे काम करता है। ओके, बिकॉज फोर्स है तो बट ऑब्वियस है वेक्टर होगा। क्लियर? अब यहीं से हम डिफाइन करते हैं 1 कूलम। कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 r²। लेट्स से F का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो जरा, F का वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, R का वैल्यू ले लो 1। ओके, सब 1 ले लो, मतलब Q1 भी 1 कूलम ले लो, Q2 भी 1 कूलम ले लो, और R भी 1 मीटर ले लो, सब 1 मीटर ले लो। तो सारा वैल्यू क्या मिलेगा? तो F इज इक्वल्स टू मिलेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, F क्या मिलेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब हम बोल सकते हैं व्हाट इज 1 कूलम? व्हेन फोर्स बिटवीन टू सेम चार्ज is 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, when force between two same charge is 9 × 10⁹ न्यूटन and kept 1 meter apart, then the charge of both is 1 कूलम। क्लियर? ओके, तो 1 कूलम का मतलब क्या होगा? 1 कूलम का मतलब होगा कि जब दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन, और उनको रखा कितने दूर पे होगा? 1 मीटर पे रखा होगा। उस समय इस दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो यहीं से हम 1 कूलम का डेफिनेशन निकालते हैं, यहीं से हमको 1 कूलम का डेफिनेशन मिलता है। अब सोचो 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। ये हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि भाई जो 1 कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ा चार्ज है, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इतना फोर्स लग रहा है, दैट इज 9 × 10⁹ यस और नो? और ये काफी बड़ा फोर्स है, मतलब यहां से हमको पता चलता है कि भाई 1 कूलम जो चार्ज है वो काफी बड़ा चार्ज है। क्लियर? समझ में आ गया ये कहानी? यस और नो? हाँ या ना? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, अब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ओके, अब इसको समझने की कोशिश करो। लेट्स से अपने पास नंबर ऑफ चार्जेस है, लेट्स से यहां पे है चार्ज 2,
लेट्स से यहाँ पे है चार्ज 1, लेट्स से यहाँ पे है चार्ज 3, लेट्स से यहाँ पे है चार्ज 4, ऐसा मान लेते हैं, अपने पास बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अब ये 1 पे अगर हम ध्यान दें तो 1 पे कितने सारे फोर्स लगाएंगे, ओके। या फिर मान लो 1 को इधर कर देते हैं, यहाँ पे क्यू नॉट फोर्स ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे क्यू नॉट फोर्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू नॉट फोर्स है, क्यू नॉट फोर्स। तो ये जो क्यू नॉट फोर्स है इसके ऊपर किसकी वजह से फोर्स लग रहा है भाई? अगर तुम देखोगे तो Q1 की वजह से भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 1, ओके। यहां 2 की वजह से भी फोर्स लगेगा ऐसा, तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2, हाँ है ना। यहाँ पे 3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 3। यहाँ पे 4 की वजह से भी फोर्स लगेगा, लाइक फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 4, ओके। तो अगर हम देखें ऐसे तो बहुत सारे फोर्स लगेंगे, मतलब अगर n होता तो n नंबर ऑफ फोर्स लगते। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट इट स्टेट दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस present the force acting on one charge due to other charge due to other remaining charge, ऐसे लिख दो, other remaining charge due to other remaining charge, हटा देता हूं, ड्यू टू अदर रिमेनिंग चार्ज is a vector sum of all the forces acting on it, okay, all the forces acting on it, क्लियर। जैसे मान लो कि एग्जांपल, अगर मैं तुमको बोलूं FO1 निकालो, तो F1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R1, इसको R1 नाम दे देते हैं, R1, और इसको R2 का नाम देते हैं, इसको R3 नाम देते हैं, इसको R4 नाम देते हैं, तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, हाँ या ना। ऐसे ही मेरे पास FO2 भी आएगा, और ये वेक्टर है तो यहां पे डायरेक्शन लिख देते हैं R10 कैप का, ओके। सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 बाय R2 का स्क्वायर, दैट इज R2 नॉट का स्क्वायर, हाँ या ना, ओके, कैप। ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू ऑल चार्जेस इज अ वेक्टर सम, तो दैट इज वो F01 का सम होगा प्लस F02 का सम होगा प्लस F03 का सम होगा। ऐसे जितने भी फोर्स रहेंगे वहां पे, जितने भी फोर्स रहेंगे, दैट इज अ टोटल फोर्स, एंड इट इज अ वेक्टर सम। ये एक वेक्टर सम है, ओके, इट इज नॉट अ नॉर्मल सम। ये क्या है, ये एक वेक्टर सम है, क्लियर, समझ में आया। मतलब अगर 3 फोर्स प्रेजेंट है, लेट्स से यहां पे अगर 3 चार्ज प्रेजेंट है, तो ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा। मतलब यहां पे एक फोर्स ऐसा लगेगा, दैट इज F1, और एक फोर्स इसकी वजह से ऐसा लगेगा, दैट इज F2, और इन दोनों का बाद में वेक्टर सम करना है। इन दोनों का बाद में क्या करना है, अपने को वेक्टर सम करना है, क्लियर, यस और नो। वेक्टर हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, मैथमेटिकल मेथड में। दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। मतलब अगर कोई एक चार्ज प्रेजेंट है और बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो बाकी सारे चार्ज की वजह से लग रहा होगा, और सिर्फ नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, वो उसका वेक्टर एडिशन होगा। क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा, क्लियर। ये सबसे जरूरी है कि भाई वो उसका वेक्टर सम है। क्या है, वो उसका वेक्टर सम है, क्लियर। यहां पे लिखा है क्या, इज अ वेक्टर सम, देखो, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, क्लियर, समझ में आया एवरीवन, यस और नो, ओके। सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं इसको, अच्छे से समझ लो।
एक भी चैप्टर, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। हम लोग ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया है, ये लेक्चर नंबर 2 है। यहां पे हम लोग ने डिस्कस किया भाई कूलम लॉ क्या है, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, समझ जाओ रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ऐसे ही हम लोग एक और शब्द सीखेंगे दैट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। ये है परमिटिविटी, वो है परमेबिलिटी, दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम लोग ने कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया, फिर हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस किया। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन डीएम मी हियर। यहां पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, तुम लोग वहां पे डीएम कर सकते हो मुझको। क्लियर एवरीवन, यस और नो? सो अच्छे से नोट्स बनाओ अपने, अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करो। ओके, मेक अ हैबिट टू रीड द टेक्स्ट बुक। मैं ये सबको सजेस्ट करता हूं कि भाई टेक्स्ट बुक रीड करो। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि यहां पे जेआर कॉलेज में तुमको सारे के सारे 11th 12th के सारे सब्जेक्ट, साइंस कॉमर्स सब अवेलेबल हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।